हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 भारतीय संविधान में निहित मूल्य। ठीक है, तो इसके पहले आपकी मैंने 3 वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, इन विच आई हैव डिस्कस्ड अबाउट चैप्टर 1 टू चैप्टर नंबर 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके, सो यहाँ पर अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको इससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी और आपका सिलेबस भी मैं पूरी तरीके से कंप्लीट कराने के विचार में हूँ। और जितना ही भी मुझे टाइम मिल रहा है मैं आप सबका वीडियो फटाफट लेके आ रही हूँ। थोड़ा सा टाइम का इशू है, ठीक है, बट मैं फिर भी पूरी कोशिश कर रही हूँ। सो आई आप लोग समझ रहे हों और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए अपने ग्रुप में हर जगह, ठीक है, ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट ले सकें और मैं भी मोटिवेट रह सकूँ। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना देरी किए हुए। चैप्टर नंबर 7 है आपका भारतीय संविधान में निहित मूल्य, यानी जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसके कुछ वैल्यूज भी हैं। क्या क्या हैं उनको हम देखेंगे इसमें। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे सबसे पहले। प्रस्तावना संविधान का सबसे कीमती हिस्सा है, यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की पूंजी है। यह कथन किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस.सी. छागला या पंडित ठाकुरदास भार्गव। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा है कि जो प्रियम्बल है ये क्या है? संविधान का सबसे कीमती हिस्सा है और संविधान की आत्मा है। अनुच्छेद 22 के अधीन किसी व्यक्ति को उसके अपराध के व बंदी बनाने के बिना कारणों के बताए जेल में नहीं रखा जा सकता है और बंदी बनाने पर कितने समय में निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाता है 24 घंटे। यानी कि जो अनुच्छेद 22 है ये कहता है कि हमें जीवन जीने का अधिकार है। अगर कोई आपने अपराध किया है या आपको बताया नहीं गया कि आपने ये अपराध किया और आपको बंदी बनाकर लेके गए हैं तो आपको उन्होंने जेल में रख दिया है बिना इन्फॉर्मेशन के, बिना नोटिस के, तो ये गलत होगा। ठीक है, वो आपको जेल में नहीं रख सकते हैं। 24 घंटे के अंदर ही उनको आपके वकील से मिलाना पड़ेगा। 24 घंटे के अंदर ही उनको न्यायाधीश यानी जो जज होता है उसके सामने प्रेजेंट करना होता है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस अधिकार को स्वीकार किया गया है? तो अनुच्छेद 21 जो होता है आपका वो होता है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, क्या है ये? स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समता का अधिकार। तो अब समझ लो पहले मौलिक अधिकार के बारे में हमारे। ठीक है, जो हमारा मौलिक अधिकार है बारह से लेकर 36 तक है। ठीक है, 12 से लेकर 36 तक है हमारे मौलिक अधिकार हैं। तो जिसमें समानता का अधिकार है, ठीक है, ये जो समता है यानी कि समानता का अधिकार है जिसमें 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं? समानता के अधिकार हो जाते हैं। उसके बाद जो आपका 19, 20 आता है, ठीक है, वो होता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद हम देखते हैं तो यानी कि जो अंगदान कर सकते हैं, अंग नहीं बेच सकते हैं, फ्री शिक्षा की बात की गई है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, वो तीसरा मौलिक अधिकार है। इसी तरीके से जो चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक अधिकार है और 5वां जो है वो शिक्षा संबंधी अधिकार हैं। ठीक है, छठा जो है ये हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो 6 मौलिक अधिकार है हमारे। एक पहले था मूल संविधान में और जो संपत्ति का अधिकार माना जाता था लेकिन उसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 में क्या आता है? स्वतंत्रता का अधिकार आता है। ठीक है, क्योंकि 19 से लेकर 22 तक क्या है? 19 से लेकर 22 तक क्या है? ये स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं। तो यहाँ अनुच्छेद 21 पूछा गया था तो ये क्या होगा आपका? स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में कौन सी स्वतंत्रता उन 6 स्वतंत्रताओं में सम्मिलित नहीं है? संघ या संस्था बनाने की स्वतंत्रता तो है। ठीक है, कोई वृत्ति, व्यापार, आजीविका या कारोबार करने की स्वतंत्रता है। अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने की स्वतंत्रता ये नहीं है। भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भी है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसमें पूछा था कौन सा नहीं है। तो देखो इसमें यह है कि आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी जा सकते हैं, आप कहीं पर भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, आप कहीं पर भी स्पीच और अपने आप को अभिव्यक्ति कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं, लेकिन हथियार रखने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। चौथे
क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन हो जाएगा। बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? समानता का, शोषण का, स्वतंत्रता का, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। तो डियर स्टूडेंट, यह आपका राइट आंसर हो जाता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार होगा। ठीक है क्या इसमें? एक्चुअली जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये 23वां और 24वां आर्टिकल है। इसमें यह कहा गया है कि जो स्त्रियां हैं, ठीक है, उनका देह व्यापार नहीं हो सकता है, और जो इंसान है वो अपना अंग दान कर सकता है पर उसको बेच नहीं सकता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार यही दिया गया है। और इसी में ही कहा गया है कि जो 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं उनको कल कारखानों में काम करने नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से जो 14 साल से कम बच्चे हैं उनसे काम करवाना शोषण ही होता है उनका। ठीक है, औरतों का देह व्यापार करना वो भी शोषण ही एक तरीके का। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है कि इसमें बचाया जाएगा कि इस तरीके से। तो 23वें में ही है ये वाला अधिकार, और 24वें में था जो मैंने बोला कि 14 साल से कम बच्चों को कारखाने में काम करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से भारतीय राज्य व्यवस्था का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष बना है। यह किन अनुच्छेदों में उल्लेख है? तो याद रखना, जो 25 से लेकर 28 है, 25 से लेकर 28 अनुच्छेद है वो आपका धर्मनिरपेक्ष का अधिकार बताता है, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात किया गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से भारतीय राज्य व्यवस्था का स्वरूप क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। ये आपको किस में दिया गया है? तो ये आपको दिया गया है 25 से 28 तक, लेकिन 28 ऑप्शन में है, तो 25-28 में है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये। किन अनुच्छेदों में है? तो अनुच्छेद नंबर 25 से 28 में ही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, 25, 26, 27, 28 ये 4 अधिकार अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें हमें अपने धर्म की स्वतंत्रता मिलती है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। ठीक है, ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार प्राप्त करने और उसे विधिक अधिकार बनाने के लिए अनुच्छेद 31 के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद संविधान से समाप्त किया गया और कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो डियर स्टूडेंट, याद रखना इसको, इसमें ये सब चीज़ें जो है ना रटने के लिए नहीं है। इसमें अनुच्छेद 19(6) को समाप्त किया गया था और 371(6) को जोड़ा गया था। ठीक है, समता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद में व्यवस्थित है। समता का मतलब होता है समानता का अधिकार। ठीक है, तो समानता का अधिकार जो है हमने क्या बोला आपसे, 14 से लेकर 18 तक। कुल कितने हैं? 5 हैं। कुल 5 हमारे पास समानता के अधिकार हैं। तो 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, यही 5 हैं हमारे पास क्या? समता का अधिकार। ठीक है, जिसमें 8वें में 18वें में कहा गया है कि उपाधियों का अंत होना चाहिए। कोई भारत रत्न मिला तो अपने नाम के आगे वो भारत रत्न नहीं लगाएगा। 17वें में ये है कि छुआछूत को ख़त्म किया जाए, यानी कि अस्पृश्यता को ख़त्म कर दिया जाए, अस्पृश्यता को नहीं रखा जाए संविधान में। ठीक है, 16वें में ये था कि जो आरक्षण मिलता है सभी को, वो सबको आरक्षण मिले नौकरी में, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है उनको जहाँ से आरक्षण मिलता है वो अनुच्छेद 16 हो गया। 15वां आर्टिकल ये कहता है, क्या कहता है 15वां आर्टिकल? हाँ, किसी भी इंसान से जो पब्लिक प्लेस होता है वहाँ पर उसके जाति, धर्म, रंग, रूप से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए। ठीक है, और आर्टिकल नंबर ये कहता है कि जो कानून व्यवस्था है वो सब के लिए समान हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। ठीक है, तो इस तरीके से समानता का अधिकार दिया गया है कि इसमें 14 से लेकर 18 तक में। याद हो गया सारे? 14 से 18 याद हो गया पूरा ना? 14 में क्या बोला मैंने कि कानून सबके लिए बराबर है। ठीक है, 15 में क्या बोला मैंने कि पब्लिक प्लेस पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। 16 में मैंने बोला कि आरक्षण मिलना चाहिए। 17 में मैंने क्या बोला? छुआछूत खत्म होना चाहिए। और 18 में क्या बोला? उपाधियों का अंत होना चाहिए। यही 5 हैं हमारे समता का अधिकार। 9वां है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार मैंने क्या बताया था अभी आपको? अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान के 51 का में क्या वर्णित है? तो इसमें मूल कर्तव्य वर्णित हैं। कुल कितने मूल कर्तव्य हैं हमारे? तो 11 हैं, और पहले कितने मूल कर्तव्य हुआ करते थे? 10। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रथम बार संविधान में नागरिकों को विषय में निर्दिष्ट किया गया था। किसके विषय में? तो राइट ऑप्शन आपका इसमें क्या हो जाएगा? मूल कर्तव्य के विषय में, यानी कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था।
संविधान के 1978 में पारित 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा अधिकार अब एक मूल अधिकार न रहकर केवल एक संवैधानिक अधिकार रह गया है? तो प्यारे बच्चों, हटा दिया गया है। संपत्ति का जो अधिकार था उसको संविधान से, यानी कि जो हमारा मूल अधिकार था उससे हटा दिया गया है, अब इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्य राष्ट्र के हित के में किस अनुच्छेद के अंतराल बलात्, मानव श्रम व बेकारी को आप पर थोप सकता है? 15, 22, 23 या 35 पर? तो मैंने अभी भी आपको डिस्कस किया था, जो अनुच्छेद 23 है उसमें बलात्, मानव श्रम, बेकारी, ठीक है, ये सब चीज़ें आपका अनुच्छेद 23 में आती हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किस आर्टिकल में? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको याद भी रखना आप लोग, अनुच्छेद 45 में। अनुसूचित जाति और जनजाति की शिक्षा तथा उनके कल्याण के लिए कौन से अधिकार बनाए गए हैं? तो इसको भी याद रखना, जो अनुसूचित जनजातियां हैं और जातियां हैं उनकी शिक्षा और उनके कल्याण के लिए भी अधिकार बनाए गए हैं, और ये है अनुच्छेद 46 में। संवैधानिक उपचार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय निम्नलिखित में कौन सा प्रालेख जारी नहीं कर सकता है? तो रिट जारी करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण करता है, प्रतिषेध करता है, परमादेश करता है, लेकिन निषेधाज्ञा ये नहीं करता है। यानी कि 16 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन संबंधी विवाद उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से कौन सा पहुंचा व निर्मित हुआ? गोलकनाथ केस, शंकरी प्रसाद केस, सज्जन सिंह केस या उपरोक्त सभी? तो ये सभी केस जो हैं वो उच्च न्यायालय तक पहुंचे थे। संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? तो संविधान में संशोधन होना चाहिए, ये है हमारा अनुच्छेद 368। सन 1976 में 42वां संविधान संशोधन किस अध्याय में और कितने मौलिक कर्तव्य नागरिकों के सम्मिलित किए गए? ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य कितने हुए हमारे? पहले कितने थे? तो याद रखना, पहले 10 थे। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के किस अध्याय में? तो कौन सा अध्याय था? चतुर्थ अध्याय में। और कितने मौलिक कर्तव्य नागरिकों के सम्मिलित किए गए? तो ये होगा आपका 10 कर्तव्य। ठीक है, 10 कर्तव्य, चतुर्थ अध्याय। तो ये हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा। किस संशोधन द्वारा नागरिकों के 7 मूल अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था? तो ये कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? ये 44वां संशोधन संविधान था, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये पॉलिटी के क्वेश्चन एक तरीके से हैं, ठीक है, और इनको डिटेल में ही पढ़ना है आपको। तो मेरे चैनल पे दूसरा भी चैनल है मेरा, पीकेपी लिखा होगा उसमें, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। पॉलिटी की क्लास मैंने ली है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया आपको ताकि याद भी हो जाए। तो वहाँ पर आप जाकर देखना चाहें ना, तो ये सभी चीज़ें जो इस चैप्टर में आप देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 में संविधान से रिलेटेड ये सभी चीज़ें वहाँ पर मैंने करा रखा है। आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से कॉन्सेप्ट भी समझ आएगा और याद भी हो जाएगा। शिक्षा को समवर्ती सूची में कब रखा गया था? ठीक है, तो जो शिक्षा है, एजुकेशन है, इसको समवर्ती सूची में रखा गया था आपको 1950 में। इसके पहले राज्य सूची में हुआ करता था। संविधान की धारा 30 का संबंध किससे है? ठीक है, तो धारा 30 अल्पसंख्यकों की शिक्षा से, धार्मिक शिक्षा से, पिछड़े वर्ग की शिक्षा से या समता के अधिकार से। यहाँ अनुच्छेद नहीं पूछा गया, यहाँ धारा पूछा गया, जैसे आईपीसी बोलते हैं ना, तो धारा 30 है ये। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर, अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंध किससे है? धारा 30 से है। संविधान की धारा 45 का संबंध किससे है? राज्यों की उच्च शिक्षा से, अनिवार्य निःशुल्क सार्वभौम शिक्षा से, केंद्रीय विश्वविद्यालयों की शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा धारा 45 जो है ये कहता है अनिवार्य, निःशुल्क और सार्वभौमिक, यानी यूनिवर्सल शिक्षा, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन कहा गया है आर्टिकल 45 में। भारतीय संविधान की धारा 25 का संबंध किससे है? देखो धारा 25, ओके, ये आईपीसी की धारा नहीं है, आर्टिकल ही है हमारे, ठीक है। तो जो आर्टिकल 25 है ये धर्म से है, क्योंकि हमने आपको क्या बोला, जो 24 से लेकर 28 है, सॉरी 25 से लेकर 28 ये 4 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। ये किससे संबंधित हैं? धर्म से संबंधित हैं। तो इसमें बोला गया है कि किससे है? धर्म परिवर्तन से, धर्म की शिक्षा से, धार्मिक शिक्षा के निषेध से या धार्मिक स्वतंत्रता से। तो किससे संबंधित है? 25 से 28 हमारा आर्टिकल धार्मिक स्वतंत्रता से। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी।
भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, इसको जोड़ा गया था 1975 में। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद धर्मनिरपेक्षता से संबंधित है? तो अगर हम अनुच्छेद की बात करते हैं तो 25, 26, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहा है, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ेगा, तो 25, 26, 27, 28 ये चारों जो हैं वो धार्मिक स्वतंत्रता से हैं और अनुच्छेद धर्मनिरपेक्षता इन चारों से ही संबंधित है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। धर्मनिरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले कारक कौन हैं? यातायात व संचार के साधन, नगरीकरण व औद्योगिकरण, पश्चिमीकरण, उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं अब हम 28वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जनतंत्र का सिद्धांत नहीं है? समानता, स्वतंत्रता, सेवा या बंधुत्व। तो जनतंत्र का सिद्धांत क्या नहीं है इसमें? सेवा। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था? तो याद रखना इसको भी, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था उसमें समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। 1975 में जो 40वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। ठीक है। भारत में अस्पृश्यता समाप्त करने का कानून कब पारित हुआ? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 1955 में। और किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 17 के तहत। सामाजिक न्याय का प्रमुख तत्व क्या है? अवसर की समानता, विधि की तार्किकता, विधि के समक्ष समानता, कल्याणकारी विविध प्रावधान। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अवसर की समानता। 32 नंबर क्वेश्चन है, न्याय वह अंतिम सिद्धांत है जो स्वतंत्रता व समानता तथा इन दोनों के विभिन्न पक्षों के बीच तालमेल करता है। यह किसने कहा है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बारकर ने कहा। कानूनी न्याय से क्या तात्पर्य है? सार्वजनिक कानून से सभी को कानून की दृष्टि से समान समझा जाए, सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त हो, सभी नागरिकों हेतु न्याय का निःशुल्क प्रबंध हो, या उपयुक्त सभी। तो कानूनी न्याय का मतलब क्या हो गया? ये सभी चीज़ें होती हैं। कानूनी न्याय है सार्वजनिक कानून से, ओके, सभी को कानून की दृष्टि से समान समझा जाए, सभी को समान कानून का समान संरक्षण प्राप्त हो। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। ठीक है। और ये किस में कहा गया है? आर्टिकल नंबर 14 में कहा गया है। यही है आपका कानूनी न्याय। ठीक है। सामाजिक न्याय से पृथक या उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? क्या है? ऑप्शन है आर्थिक न्याय, कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय या अमूर्त न्याय। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? आर्थिक न्याय। जस्टिस शब्द किस शब्द से बना है? जस, जस्टी, जस्टिक या जेसियो। ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जस। जस्टिस शब्द किससे बना है? जस से बना है। न्याय की सामान्य अवधारणा ने सर्जना की न्यायपूर्ण कानून की, तात्विक न्याय की विकल्प दोनों हैं सही या इनमें से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये दोनों ही सही हैं। न्याय की अवधारणा विकसित हुई सामान्य न्याय के रूप में, प्रक्रियात्मक न्याय के रूप में, उपरोक्त दोनों के रूप में, किसी में नहीं? तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? दोनों के ही रूप में, यानी जो न्याय है इसकी अवधारणा सामान्य न्याय के रूप में और प्रक्रियात्मक न्याय के रूप में, दोनों ही सही होगा। न्याय अनिवार्य रूप से है एक अनिवार्य कानूनी अवधारणा, एक नैतिक अवधारणा, सामाजिक या उक्त। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है। न्याय क्या है? एक सामान्य गुण, एक सक्रिय प्रक्रिया, एक तत्व केंद्रित व्यवस्था या इनमें से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। एक सक्रिय प्रक्रिया है, एक सामान्य गुण है, तत्व केंद्रित व्यवस्था है। तो न्याय ये इनमें से सभी हो जाएगा। राइट ऑप्शन। 40वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रक्रियात्मक न्याय को कहते हैं कानून की उचित प्रक्रिया, सकारात्मक प्रक्रिया, कुशल सामाजिक प्रबंध या इनमें से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रक्रियात्मक। ठीक है। प्रक्रिया तो कानून की उचित प्रक्रिया, न्याय का मतलब कानून, कानून की उचित प्रक्रिया। लिबर्टी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई? लिबरल, लेबर, लिव्यू, लिनर। ठीक है। तो किससे हुई है? लिबरल शब्द से ही लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति हुई है। स्वतंत्रता का निम्न में कौन से तत्व हैं? स्वावलंबन, उदारता, अयोग्यता, अनुशासन। तो स्वतंत्रता कौन सा तत्व होगा? तो आप बताओ मुझे खुद ही इसका आंसर। अयोग्यता तो होगा नहीं, अनुशासन होगा नहीं, उदारता होगा नहीं, तो होगा क्या? स्वावलंबन। कानून स्वतंत्रता का विरोधी नहीं है, यह मत किसने कहा है? ठीक है। तो यह मत कहा है कांट जी ने। कांट जी ने कांड कर दिया। ठीक है। कांट जी ने कांड कर दिया। इन्होंने बोला जो कानून है वो स्वतंत्रता का विरोधी नहीं है। स्वतंत्रता एवं परस्पर पूरक हैं। तो स्वतंत्रता किसके पूरक होता है? तो याद रखना अधिकार, उत्तरदायित्व, न्याय या विकास के। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा उत्तरदायित्व के। स्वतंत्रता के क्षेत्र में उदारवाद की देन क्या है?
संविधानवाद, कानून का शासन, स्वतंत्रता की घोषणा या ये सभी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का तात्पर्य है न्याय, सुधार, स्वराज्य, कानून, तो इनमें से क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? स्वराज्य जो है ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता का तात्पर्य है। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ इनमें से क्या है? प्रतिबंधों का होना, प्रतिबंधों को ना होना, अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों का होना, इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, राइट आंसर हो जाएगा अनुचित प्रतिबंधों के आधार पर या उसके स्थान पर उचित प्रतिबंध का होना, ये सकारात्मक स्वतंत्रता होता है। स्वतंत्र व्यक्ति वह है जो लोहे की जंजीरों में जकड़ा नहीं है, न जेल में बंदी है, न दंड के रूप से एक दास की भांति आंतकित है। चील की भांति उड़ान न भर सकने या व्हेल की भांति न तैर सकने को स्वतंत्रता का अभाव नहीं कहा जा सकता। हेल्वेटिशियस यह धारणा स्वतंत्रता को शक्ति संपन्न बनाना मानती है, आत्मनिर्धारण मानती है, ऐसे आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के अवरोधों का अभाव मानती है जो व्यक्तिगत क्रिया में बाधा डालते हैं, व्यक्ति के विचारण करने में बाह्य बाधाओं का ना होना मानती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इसमें? सी। इसे आतंकित एवं बाह्य दोनों प्रकार के अवरोधों का अभाव मानती है। कानून एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं, यह कथन निम्न में से किसने कहा था? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा जो उदारवादी थे, उन्होंने कहा कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं। निम्नलिखित में से किसे नागरिक अधिकार माना जाता है? सार्वजनिक रोजगार का अधिकार, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निर्वाचन में भाग लेने और निर्वाचित होने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो क्या बोला? नागरिक अधिकार किसको माना जाता है? आई थिंक इसको देख लेना। नागरिक अधिकार जो होगा वो सार्वजनिक रोजगार का अधिकार तो ठीक है, भाषण एवं अभिव्यक्ति के अधिकार तो ये भी आपका मौलिक अधिकार में आ जाता है। आई थिंक निर्वाचन में भाग लेने और निर्वाचित होने का अधिकार ये जो है नागरिक का अधिकार माना जाना चाहिए। ठीक है, एक इसमें डाउट है, इसको मैं मेंशन कर दूंगी आपको कमेंट सेक्शन में, और बाकी आपको जो सही लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सही होगा मेरे अकॉर्डिंग, मुझे लगता है निर्वाचन में भाग लेने और निर्वाचित होने का अधिकार ये नागरिक अधिकार माना जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बाकी सभी तो क्या है हमारे, ये हमारे सभी मौलिक अधिकार हैं। ठीक, तो सी इसका राइट आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। नाउ चैप्टर नंबर 8 देख लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसमें। पाठ्यक्रम विकास के प्रतिमान, यानी जो मॉडल हैं करिकुलम डेवलपमेंट के, उनको देखना है। पाठ्यक्रम विकास कौन सा प्रतिमान सबसे अच्छा है? टेलर प्रतिमान, हिल्डा टाबा प्रतिमान, BS ब्लूम प्रतिमान या वाई सरन प्रतिमान। ठीक है, तो कौन सा प्रतिमान सबसे ज़्यादा अच्छा है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा टेलर प्रतिमान। मूल्यांकन प्रतिमान के अंतर्गत निम्न में से क्या शामिल नहीं है? शिक्षण उद्देश्यों का प्रतिपादन, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सीखने के अनुभवों का सृजन, बालकों में होने वाले व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन, पाठ्यक्रम का सुधार एवं विकास प्रणाली विश्लेषण से करना। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? मूल्यांकन प्रतिमान के अंतर्गत क्या नहीं शामिल है कि पाठ्यक्रम का सुधार एवं विकास प्रणाली विश्लेषण से करना, ये शामिल नहीं है मूल्यांकन प्रतिमान के अंतर्गत। मूल्यांकन हमको क्या करना है? उनको देखना है, एसेस करना है। शिक्षण उद्देश्यों का प्रतिपादन, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सीखने के अनुभव का सृजन, बालक में होने वाले व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन, तो ये सभी शामिल है मूल्यांकन प्रतिमान में, लेकिन पाठ्यक्रम का सुधार एवं विकास प्रणाली विश्लेषण करना ये शामिल नहीं है। किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार क्रिया को ढालने तथा क्रिया की ओर निर्देशित करने की प्रक्रिया मॉडल या प्रतिमान है। यह कथन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो हेनरी सिसिल बिल्ड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पाठ्यक्रम में किसे महत्व नहीं दिया जाता है? उद्देश्य को, प्रक्रिया को, परिस्थिति के और व्यवहार को। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? व्यवहार को पाठ्यक्रम में कोई महत्व नहीं दिया जाता। निम्न में से किसे मानवतावादी पाठ्यक्रम भी कहा जाता है? उद्देश्य प्रतिमान, आदर्श प्रतिमान, प्रक्रिया प्रतिमान या परिस्थिति प्रतिमान। तो मानवीकरण या मानववादी पाठ्यक्रम किसे कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा जो आदर्श प्रतिमान है, इसको मानववादी पाठ्यक्रम कहा जाता है। निम्न में कौन मूल्यांकन प्रतिमान के अंतर्गत समाहित है? यानी कि उद्देश्य प्रतिमान, व्यवहार, प्रक्रिया या परिस्थिति प्रतिमान, इनमें से ऐसा कौन सा प्रतिमान है जो मूल्यांकन प्रतिमान के अंतर्गत निहित है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा व्यवहार प्रतिमान, क्योंकि इसमें हम मूल्यांकन करते हैं, एसेस करते हैं, तो व्यवहार प्रतिमान राइट आंसर हो जाएगा। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का विकास किस प्रतिमान से हुआ है? तो जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है उसका विकास
राइट आंसर हो जाएगा परिस्थिति प्रतिमान पर हुआ है। सरन पाठ्यक्रम प्रतिमान कब विकसित किया गया था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1976 में। ठीक है, ये सब याद करने की चीज़ें थोड़ा सा आप याद कर लेना। अदा, प्रक्रिया, प्रदा किस प्रतिमान के प्रमुख पक्ष हैं? BS ब्लूम के, हिल्डा टाबा के, सामान्य के या सरन के? तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी सरन प्रतिमान के प्रमुख पक्ष हैं, अदा, प्रक्रिया और पदा। निम्न में कौन सा प्रतिमान अध्यापकों को पाठ्यक्रम का मुख्य आधार मानता है? सरन, सामान्य, जमीनी या प्रशासनिक? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जो जमीनी है, जमीनी प्रतिमान या अध्यापक को पाठ्यक्रम का मुख्य आधार मानता है। निम्न में से जमीनी प्रतिमान का गुण क्या नहीं है? व्यापक प्रतिमान, बाल केंद्रित, अंतर्वस्तु का चयन, विशेष समस्याओं का समाधान? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अंतर्वस्तु का चयन जो है ये जमीनी प्रतिमान का गुण नहीं है। हिल्डा टाबा के पाठ्यक्रम प्रतिमान के सोपानों में कौन सा समाहित नहीं है? उद्देश्यों का निर्धारण, तो ये तो है। शिक्षक अधिगम क्रियाओं के लिए प्रमाण, ये भी समाहित है। अधिगम को प्रभावित करने वाले घटकों के लिए प्रमाण, ये भी समाहित है। निर्देशन देना हिल्डा टाबा के पाठ्यक्रम प्रतिमान के सोपान में समाहित नहीं है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। पाठ्यक्रम का कौन सा प्रतिमान सबसे प्रसिद्ध है? जमीनी, प्रशासनिक, प्रदर्शन या हिल्डा टाबा? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा जो प्रशासनिक प्रतिमान है ये सबसे अधिक प्रसिद्ध है। उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा अधिकांशतः किस पाठ्यक्रम प्रतिमान का अनुसरण किया जाता है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा प्रशासनिक प्रतिमान जो है इसका अनुसरण किया जाता है। इनमें से किस प्रतिमान में विशिष्ट उद्देश्यों को प्राथमिकता दी गई है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सरन प्रतिमान में विशिष्ट उद्देश्यों को प्राथमिकता दी गई है। प्रदर्शन प्रतिमान में कितने सोपान समाहित हैं? तो प्रदर्शन प्रतिमान में कुल आपके याद रखना टोटल 3 समाहित हैं चरण। निम्न में कौन जमीनी प्रतिमान की विशिष्टता नहीं है? लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, बाल केंद्रित होना, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाना या प्रसिद्ध होना? तो प्रसिद्ध होना जमीनी प्रतिमान की विशिष्टता नहीं है। किस प्रतिमान में मूल्यांकन का विशिष्ट महत्व है? प्रशासनिक, जमीनी, प्रदर्शन या हिल्डा टाबा? तो याद रखना कि मूल्यांकन का विशिष्ट महत्व जो है वो हिल्डा टाबा में है। सबसे पुराना पाठ्यक्रम प्रतिमान कौन सा है? तो जो सबसे पुराना पाठ्यक्रम प्रतिमान है वो है जमीनी। निम्न में कौन सा पाठ्यक्रम के जमीनी प्रतिमान का अवगुण है? अवगुण पूछा है, गुण नहीं पूछा है। व्यापक प्रतिमान, बेहतर परिणाम देना, लंबी प्रक्रिया पर आधारित या बाल केंद्रित होना? तो बाल केंद्रित होना तो सही है, गुण है उसका। ठीक है, लेकिन इसमें क्या पूछा इन्होंने? अवगुण क्या है? तो लंबी प्रक्रिया पर आधारित है, ये इसका अवगुण है। पाठ्यक्रम के प्रशासनिक प्रतिमान के सोपान में क्या समाहित नहीं है? योजना बनाना, निर्देशन देना, प्रशासन करना, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण रखना? तो डियर स्टूडेंट राइट आंसर आपका हो जाएगा लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, ये प्रशासनिक प्रतिमान के सोपान में समाहित नहीं है। किस पाठ्यक्रम प्रतिमान की प्रक्रिया निम्न से उच्च स्तर की ओर होती है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाता है जमीनी, इसका निम्न से उच्च की ओर होता है। कौन सा पाठ्यक्रम प्रतिमान प्रतिपुष्टि पर प्रभावी नियंत्रण रखता है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा प्रशासनिक प्रतिमान जो है वो प्रतिपुष्टि पर प्रभावी नियंत्रण रखता है। सरन पाठ्यक्रम प्रतिमान में क्या शामिल नहीं है? भविष्य की आवश्यकताओं का आकलन, तो ये शामिल है। उद्देश्यों की पहचान, ये भी शामिल है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, संसाधनों का विकास, तो ये शामिल है। लेकिन सरन पाठ्यक्रम प्रतिमान में ये शामिल नहीं है, जमीनी स्तर में शामिल है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। निम्न में किस प्रतिमान का दृष्टिकोण लोकतांत्रिक है? सरन, प्रदर्शन, सामान्य, जमीनी? तो लोकतांत्रिक किस में है? जमीनी वाले में है। जबकि जो एक मिनट, यहाँ पर प्रशासनिक प्रतिमान है, इसमें लोकतांत्रिक दृष्टिकोण नहीं है। ठीक है, तो इतना सभी चीज़ें याद रख लेना, समझकर थोड़ा कर लेना। ठीक है, तो टोटल आज 7 और 8 चैप्टर को डिस्कस किया हमने इस वीडियो में। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बट प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।